हेलो गाइस। सो टुडे व्हाट आई एम गोना डू इज़, ये है रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन। ये रहा इसका लिंक, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन रीड करने वाला हूँ और कोई भी चीज़ अगर मुझे देखनी होगी, इम्प्लीमेंट करनी होगी, तो मैं उसको साथ साथ में फोल्डर बनाऊंगा और सारी चीज़ें करते रहूँगा। तो मैं द फर्स्ट मोटिव इज़ टू गेट टू नो कि डॉक्यूमेंटेशन रीड कैसे करते हैं, कैसे पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसको और कन्वीनियंट वे में समझूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मुझे ये बहुत सारा लग रहा है ना, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए हैं, बेसिक समझ नहीं आया है। इसकी वजह से यू हैव टू रेफर डॉक्यूमेंटेशन। जब तक डॉक्यूमेंटेशन रेफर नहीं करोगे, जब तक बुद्धि में कुछ जाएगा नहीं, यूट्यूब वीडियो देख लोगे, तो उसके लिए जस्ट टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट मैं ये रीड करूँगा मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस रीड करते जा रहे हैं, समझूंगा चीज़ों को कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दैट्स इट। अगर रुकना है, समझना है तो समझो, वरना कोई ना। बिकॉज दैट्स द ऑप्टिमल वे। इस तरीके से ही पढ़ा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन रीड ही करे जाते हैं डेवलपमेंट में। तो कोई स्टार्ट हम इसके अंदर, ये जो है डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट की इंट्रोडक्शन है ये। इसके अंदर हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स है ना, उसको 80% जानने वाले हैं। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड नेस्ट ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स। कि कंपोनेंट है हमारा, ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर वो पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर हम नेस्ट कर सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स बना सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो ऐड करेंगे मार्कअप और स्टाइल किस तरीके से करते हैं, डिस्प्ले करेंगे डेटा, रेंडर कर सकते हैं किस तरीके से, कंडीशंस, हाउ टू रेंडर कंडीशंस और लिस्ट, और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इवेंट्स को और अपडेट करते हैं स्क्रीन को। ओके। और शेयर करते हैं डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। तो पहले क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स किस तरीके से होता है। ये जो रिएक्ट ऐप है ना हमारी, ये कंपोनेंट से बनी हुई है, राइट। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स हमारे एक पीस ऑफ यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, जो हमें एक लॉजिक और अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। और ये जो कंपोनेंट है ना, ये एज स्मॉल एज बटन भी हो सकता है या एज लार्ज एज एंटायर पेज हो सकता है। इट मोर डिपेंड ऑन अस कि हम क्या चीज़ को कंपोनेंट बना रहे हैं। रिएक्ट कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो हमारे जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह मार्कअप होते हैं, एंड रिटर्न करते हैं एक मार्कअप। मार्कअप, व्हाट डू यू मीन बाय मार्कअप। मैं साथ साथ में ना एक चैट जीपीटी भी खोल लेता हूँ, जिससे सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाए। अब मैंने इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है कि एक रिएक्ट एक्सपर्ट मेंटर बन जाओ और प्रोवाइड करो मुझे प्रिसाइज और कंसाइज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैंने इससे पूछा है मार्कअप क्या होता है। मार्कअप ये बता रहा है कि ये JXX कोड है, जावास्क्रिप्ट XML कोड है ये, जो डिस्क्राइब करता है एक स्ट्रक्चर को यूआई के। अच्छा। ये सिंटेक्स एक्सटेंशन है JSX, जो एक तरह से सिमिलर होती है HTML की, और वो ट्रांसक्राइब कर देती है रिएक्ट एलिमेंट्स ऑफ बाय टूल्स लाइक बेबल। इसको भी थोड़ा सा डीपली समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ ना समझनी ज़रूरी है। आई एम नॉट गेटिंग इट। कैन यू टेल मी व्हाट these टर्म्स आर। बेबल, ट्रांसपाइल, JSX एंड ऑल, एंड गिव मी द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द फ्लो चार्ट मेथड, इन द सिस्टमेटिक मैनर बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक मैनर ऑफ देयर ऑर्डर। ये ज़रूरी है, ये ऑर्डर में किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। श्योर, लेट्स ब्रेक इट डाउन। JSX है हमारा, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स एक्सटेंशन है ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो अलाउ करता है HTML जैसा कोड लिखने के लिए। और रिएक्ट जो है JSX को यूज़ करता है हमारे UI को दिखाने के लिए, किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है वो। और ये इट्स नॉट वैलिड जावास्क्रिप्ट, ये जो है इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट, जो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करे। अच्छा। तो ये नॉर्मल हमारा जावास्क्रिप्ट था, इसको हमने JSX
द JSX above will be converted into ये। तो रिएक्ट में पहले हमने JSX का कोई एलिमेंट लिखा और फिर वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया और फिर ट्रांसक्राइब हो गया ये। ट्रांसक्राइब इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मॉडर्न कोड इनटू ओल्डर वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट जो ब्राउज़र हमारा समझता है। अच्छा, ओके। जो हमारा मॉडर्न कोड है जैसे JSX का कोड है, ये जो सारा हमने लिखा था, इसको ओल्डर वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना जिससे हमारा ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड करे, क्योंकि ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है उसके ऑर्डर्स इट मोर डिपेंड अपॉन कि ECMAScript स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बेसिस पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन उस प्रेजेंट मोमेंट पे आया होगा। ECMAScript क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट का पापा है वो, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं नए नए। सिंस जो ब्राउज़र होता है ना वो समझता नहीं है JSX को, तो वो ट्रांसक्राइब करता है उसको जावास्क्रिप्ट के कोड में। और बेबल क्या है, ये जो बेबल है ना, ये पॉपुलर जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है एक तरह से, जो जावास्क्रिप्ट जो JSX को और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को ओल्डर और कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। अच्छा, और रिएक्ट यूज़ करता है बेबल को कन्वर्ट करने के लिए JSX इनटू स्टैंडर्ड रिएक्ट क्रिएट कॉल्स। ये जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है ना, ये अगर तुम कोई भी और अलग यूज़ करोगे, इस्टेब्लिश करोगे जावास्क्रिप्ट का कोड, तो उसके अंदर आएगा नहीं है। जैसे हम ज़्यादातर वीट का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा इनपुट है। ट्रांसक्राइब करके मतलब बेबल किस तरीके से वर्क कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है उसे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, जिससे वो अच्छे से रेंडर हो सके। रेंडर भी अलग वर्ड है, जो नए नए वर्ड आ रहे हैं ना, इनके मतलब जानने पड़ेंगे हमें। वी लिटरली हैव नो आइडिया, मुझे तो कुछ नहीं पता भाई जावास्क्रिप्ट के बारे वो रिएक्ट के बारे में, इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा। इमेजिन यू राइट अ लेटर इन अ फैंसी लैंग्वेज, JSX के अंदर फैंसी लैंग्वेज है, और हमने पोस्ट ऑफिस के पास गए, पोस्ट ऑफिस है वो बेबल है, तो इसको हमने ट्रांसक्राइब कर दिया, इसने ट्रांसलेट करा है स्टैंडर्ड लैंग्वेज सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। अच्छा, तो इसने ऐसा एग्जांपल दे दिया हमें, ये अच्छा एग्जांपल है। जैसे मैंने अपनी राइटिंग में लिख दिया वो पोस्ट ऑफिस में, वहाँ चला गया मैं, पोस्ट ऑफिस में क्या करा उस बंदे ने जो भी वहाँ बैठा था, उसने उसको प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसको फिर पोस्ट ऑफिस से जहाँ भेजना था भेज दिया। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। कि जावा JSX के कोड को हमने हाँ बस समझ आ गया यार, इतनी सारी बार कौन बोल रहा है। एंड देयर आर सम टर्म्स like bundler. What is bundler? Like we use wheat, right? And how these pages are getting rendered on the screen. इसके बाद हम फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, थोड़ा सा लंबा डिस्क्राइब, बहुत सारी चीज़ें समझने वाला हूँ मैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस हैं। सो जो भी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको मैं स्पेसिफिक वे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, तो इस तरीके से तुम्हें देखना है कि बंडलर हमारा क्या है। ये एक तरह से पैकेज पैकेज मल्टीपल फाइल्स, ये टूल्स हो। अच्छा, सिंगल और स्मॉल फाइल में ये कन्वर्ट कर देता है, दे कंबाइन रिड्यूस वगैरह वगैरह। अच्छा, मज़ा नहीं आया। तुम्हारा बंडलर क्या करता है, ये एक तरह से पैकेज योर बिलोंगिंग इनटू वन सूटकेस। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन। सो व्हेन आई डू npm run build in the react, so the building of this folder and making all my code in the bundled way
in that folder is this what bundler do? यस एग्जैक्टली। जब भी हम रन डेव बिल्ड करते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, अभी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो जो बंडलर है वो परफॉर्म करता है टास्क। किस तरीके की टास्क कि उसको कोड को बंडल कर देता है, एक तरह से एनालाइज करता है सारी कोड फाइल्स को और उनको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट में, सीएसएस में, इमेजेस में और अदर एसेट्स के अंदर। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कर देगा एक तरह से। ये मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दिखाऊंगा तो मज़ा आएगा। और तो अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ नकली सा। ये लंबा जाएगा बिकॉज आई वाना अंडरस्टैंड ब्रो क्या चीज़ चल रही है ये। इसको भी हटाओ, पहले वो खोलते हैं सीएमडी। ठीक है, सीएमडी खोला, वन ड्राइव में आए, डेस्कटॉप पे आए, आ गए डेस्कटॉप पे। अब यहाँ करो वो npm क्रिएट वीट बंडलर का यूज़ करा मैंने और @latest कर दिया। अब इससे मेरा एक फ़ोल्डर बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इतना टाइम भाई? अब ये आ गया और मैं बोलूँगा रिएक्ट बेसिक्स डॉक्स, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं ये मेरा फ़ोल्डर बन गया ऊपर। इस फोल्डर में जाऊँगा, ये टैब दबा दिया तो सारा इसमें आ गया। इस पे फोल्डर पे चला गया मैं। अब मैं कोड डॉट लिख दूंगा और वो VS कोड में खुल जाएगा। VS कोड में खुल गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। इसके अंदर सोर्स फोल्डर है, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। अभी और भी चीज़ें करनी है वैसे। मैं कुछ नहीं बनाने वाला अभी, मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हें वो बंडलर यूज़ किस तरीके से हो रहा है। npm आई करा, ये आ जाता है पर चल जाएगा जब भी। तो उससे क्या हुआ, npm आई से नोड मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम रन डेव करके देखेंगे, npm रन डेव। तो हमारा ये लोकल होस्ट पे ये हमारा चल रहा है लोकल होस्ट पे। ये पूरा रिएक्ट से आया है, रिएक्ट से ही आया है। अब मुझे ना कुछ करना नहीं है ज़्यादा, मुझे बस ये जो है ना, अगर मैं इसको डिप्लॉय करने भेजूँगा किसी वेबसाइट पे तो मैं क्या दबाऊँगा, वो जो सिस्टम है ना उनका, जो वर्सल है, रेंडर है, वो npm रन बिल्ड करता है। जैसे ही इसको दबाते हैं ना तो क्या होता है देखना। अभी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन। और इसके बाद इसने क्या करा, डिस्ट फोल्डर बना दिया एक। डिस्ट फोल्डर के अंदर एसिड्स हैं, HTML फाइल है, एसेट्स के अंदर ये होगी जावास्क्रिप्ट फाइल। अभी जो तुम देख रहे हो ना, ये बंडलर ने करा है सारा काम। कि ये जो सारा मेरा कोड था रिएक्ट का, उसको एक तरह से इस फोल्डर में इसके अंदर कंपाइल कर दिया है और CSS डाल दी, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी इतनी सारी CSS। और ये HTML फाइल बना दी इसने रूट के अंदर वगैरह। तो ये सिंपल, अगर इसको भी चला दूंगा ना मैं, लेट मी सी, इसको चलाते किस तरीके से यही नहीं पता अभी। तो ये जो डिस्ट फोल्डर है यही सारा काम कर रहा है, यही यही बस हो जाता है इस हमारे रिएक्ट कोड को इसके अंदर डिस्ट फोल्डर के अंदर कम कर देता है कन्वर्ट। तो ये हमारा वीट के अंदर होता है। बट नॉर्मली किस तरीके से चल रहा है ये, सो आई गॉट इट। बट व्हाट अबाउट द सिंपल वे विदाउट यूजिंग बंडलर? If you want to use build and run a React application without using bundler और webpack, तो तुम CDN लिंक्स और प्लेन जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन फीचर लैक होगा जो हमें बंडलर देता है। इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो हम यूज़ करेंगे ये। अच्छा, तो हम पहले वही अपनी HTML फाइल बना देंगे, उसके अंदर ये CDN यूज़ करेंगे, ये 2 CDN।
उसके बाद ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट का कोड पूरा। वो जो हम रिएक्ट के अंदर वो बंडलर हमें अच्छे से दे रहा था ना, JSX का कोड वगैरह वगैरह, तो उसका वो जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन इस तरीके से बन जाता है कि हमारे एलिमेंट्स इस तरीके से बन रहे हैं, डिव बन रहा है वगैरह। तो अगर इसको ओपन करना है, हमें रन करना है, तो हमें बस उसके अंदर फाइल में जाना है, index.html, और उसको रेंडर कर लेना है। लिमिटेशंस क्या है ऑफ नॉट यूजिंग अ बंडलर? तुम्हें JSX जो लैंग्वेज है ना उसका सपोर्ट नहीं मिलता है, ये पंगा है। और डायरेक्टली हम JSX को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग बेबल। बेबल हमारा कंपाइलर है जो रिएक्ट के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और अगर वो नहीं होगा तो हमें अगर नॉर्मली रिएक्ट का कोड लिखना है तो हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि हम वीट बंडलर का भी यूज़ क्यों करते हैं, जिससे वो जो हमने JSX कोड अच्छे से लिखा है वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाए। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़, जो मुझे सब समझ आया ना वो भी मैं एक जगह नोट करता रहूँगा साथ साथ, तुम और तुम्हें भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट वी गेट टू नो, उसको अच्छे से लिखते हैं। So the first thing is we use JSX for our convenience, for our convenience in writing the HTML like code, in writing the HTML like code. And it get compiled using the Babel compiler in standard JavaScript code, ठीक है। तो इसके अंदर ये मेन चीज़ है। मेन चीज़ है और ये वीट बंडलर से ये होता है। हमारा जो वीट बंडलर है, what it does is provide us the optimized approach to use JSX and Babel compiler, through which we can convert the whole JSX into standard JavaScript code। और अगर हम बोलें यूजिंग रॉ रिएक्ट विथ, क्या होगा? मेकिंग अप द HTML page and then using certain CDNs। CDN क्या होता है? जानो भाई, CDN, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये सारा रिसर्च वर्क है। तुम्हें ये बोरिंग लग सकता है बट दैट्स द वे, दैट्स हाउ प्रोग्रामर डू थिंग्स। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो फिगर आउट करनी होती है तुम्हें। तो ये अगर बोरिंग लग रहा है ना भाई तो मे बी यू आर नॉट meant टू बी अ प्रोग्रामर, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली, तभी तो समझ आएगा।
व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो तुम भी इस तरीके से वीडियो बना सकते हो कि समझो और समझाओ भी, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब जो CDN है ना हमारे स्टैंड करता है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ऑफ सर्वर दैट डिलीवर्स वेब कंटेंट टू यूज़र बेस्ड ऑन देयर। अच्छा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं ये हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो हमारे CDNs ना ओवरऑल वर्ल्ड जो है हमारा वो CDN से घिरा हुआ है। बहुत सारे CDNs प्रोवाइड करे हुए हैं हमें जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। सपोज मैं अमेरिका का कोई कंटेंट है उसको लेना चाह रहा हूँ, मैंने facebook.com या मैं amazon.com पे गया, बट एक तरह से वो एकदम से थोड़ी चले जाएगा। मेरे नेटवर्क की स्पीड हाँ ज़्यादा है, बट उसे कोई टाइम लैग लगेगा। तो वहाँ उस वाले सर्वर पे जाने के बजाय वो CDN का सहारा लेगा, उससे देखेगा कि मेरे जियोग्राफिकल लोकेशन में सबसे पास वाला एरिया कौन सा है, उसके बेसिस पे वहाँ से वो डेटा रिट्रीव करके देगा। ये जो CDNs हैं ये होस्ट करते हैं जो हमारी फाइल्स होती हैं ऑन देयर सर्वर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सर्विंग फाइल्स डायरेक्टली फ्रॉम योर ऑन सर्वर, ये CDN हमें प्रोवाइड करते हैं। तो CDN का ये हमारा डायग्राम भी होगा एक। इसमें अच्छे से बता रखा होगा तो सही लगेगा। हाँ, बेहतरीन। ये देख सकते हो ना तुम। तो ये जो एज सर्वर है ये CDN बोल लो। यहाँ मैं कहाँ गए हो, हमारा ये है भारत। तो यहाँ मैंने कोई चीज़ लेने की चाही जो ओरिजिन जो सर्वर है वो यहाँ है, उसका इस्टेब्लिश कर रखा है। अमेज़ोन का सर्वर उसके वहीं है, पूरा हमारा हेडक्वार्टर वगैरह यहाँ बना हुआ है। बट आई वांट रिट्रीव दैट डेटा। तो वो किस तरीके से करूँगा मैं? यहाँ हमारा एक एज सर्वर है जो उसके नियर बाय लोकेशन में जो डेटा है उसको रिट्रीव करवाता है। ये तुम देख सकते हो ना एज सर्वर, ये एज सर्वर ही हमारा CDN है। ये एक तरह से कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हो गया हमारा। तो दैट्स व्हाट इट डू। तो हमारा CDN है ना, अब ये CDN हमारा वर्क किस तरीके से करता है, ये यूज़र की जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है ना फाइल्स को, जैसे हमने react डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन नाम की CDN का यूज़ करा उसके अंदर, तो CDN सर्वर जो है, जो ये जो हमारा CDN है क्लोजेस्ट हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन में कहाँ है, वहाँ से वो डेटा को रिट्रीव करके और डिलीवर करेगा हमें फाइल्स जो भी नेसेसरी हैं टू रन अ रिएक्ट प्रोजेक्ट ऑन दैट। अगर फाइल हमारी अवेलेबल नहीं है नियर बाय सर्वर पे, तो वो फैच करेगा ओरिजिन सर्वर से, कैच करेगा और उसको सर्व करेगा यूज़र में। बट इसके अंदर टाइम लगता है और देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो CDN जो क्लोज CDN सर्वर है ना हमारा, उससे ही मिल जाए वो डेटा। इसकी वजह से हमारा रिट्रीवल फास्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये CDN बनाते भी ज़्यादा हैं। हम स्पीड एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में ये वाला CDN यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो इसमें हो क्या रहा है, जो ब्राउज़र है हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है रिएक्ट की लाइब्रेरी फ्रॉम ये अनपैकेज CDN। तो ये जो CDN है ना अनपैकेज जो है, ये डायरेक्टली हमारा रिक्वेस्ट करता है नियर बाय सर्वर से, जो हमारा मुंबई में हो सकता है, मैं इंडिया में हूँ। तो ये जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है मेरी डाउनलोड हो जाएगी और हम मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगी इन माय प्रोजेक्ट। पॉपुलर CDN ये सारी होती हैं। और बेनिफिट क्या है इसका, CDN यूजिंग CDN फॉर ये यू डोंट नीड टू, हाँ, डाउनलोड और इंस्टॉल रिएक्ट वाया npm। npm क्या है, ये भी तो एक पैकेज मैनेजर ही है। ये मुझे पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने अपने सर्वर पे चलाने के लिए। बट ये हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस तरीके के हम CDNs का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। बट ये थोड़ा सा हार्ड वे है, ठीक है। मेकिंग अब तुम्हें CDN का समझ आ गया। देन यूजिंग CDN, making up a HTML page and then using certain CDNs for using the React library, for using the React library। अभी वो जो नए नए वर्ड्स हैं ना, रेंडर, रीलोड, रिफ्रेश, वो अलग वर्ड हैं, अभी वो भी हाई लेवल वर्ड हैं, उनको भी अच्छे से समझेंगे।
तो ये हमारे थे, ये मुझे कॉन्सेप्ट अब तक समझ आया, ठीक है। सो दैट्स इट। अब मैं फिर से इस पे आ जाऊँगा। तो अब मुझे एक आइडिया मिल गया है कि रिएक्ट क्या है। अब ये रिएक्ट ऐप्स जो होती है ना, मेड ऑफ कंपोनेंट, ये तो हमने बात कर ली थी। मार्कअप भी समझ आ गया। मार्कअप जो है ना हमारा JSX ही है। हमने इस पे ही वार्तालाप करी थी वैसे, कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्कअप। तो लास्ट सबसे ऊपर आया था हमारा मार्कअप में ही, कि जो मार्कअप है ना वो रेफ़र करता है हमारा JSX कोड, जो हम राइट कर सकते हैं और उससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ UI को। वही मार्कअप होता है हमारा। HTML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। वो HTML कोड हमारा प्रोवाइड करती है और जिससे हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं उस यूज़र इंटरफेस का। सारी चीज़ें जो भी हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं एक यूज़र इंटरफेस को डिस्क्राइब करने के लिए, वही हमारी मार्कअप है। इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब ये हमने कंपोनेंट बनाया। अब इसके अंदर जैसे ये पूरा बटन कंपोनेंट बनाया था और ये JSX का कोड है। अब ऐसे ही अगर हम डिक्लेयर करेंगे माई बटन, इसको मैं नेस्ट भी कर सकता हूँ अदर कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे मैंने माई ऐप, ये जो है माई ऐप जो होता है हमारा पेरेंट कंपोनेंट होता है, यही बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो इसके अंदर मैंने ये चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया माई बटन नाम से। नोटिस कि माई बटन जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से। जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं रिएक्ट के अंदर। ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। वाल जो HTML टैग्स है ना वो हमारे लोअर केस के अंदर होते हैं। जो HTML टैग्स है हमारे बटन है, तो ये लोअर केस के अंदर हो रहा है। इस तरीके से ये सारा चीज़ें चल रही है। और ये मैंने पूरा हमारा वेलकम टू माई, ये पूरा कंपोनेंट जो था ना, ये जो रेंडर हो रहा है सारा, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये इस तरीके से हमारा कोड बन रहा है। दैट्स व्हाट इट इज़। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है वो स्पेसिफाई करता है मेन कंपोनेंट को इन द फाइल। इफ़ यू आर नॉट familiar with the piece of जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स हम MDN का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। MDN के रेफरेंस में हमें एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। ये एक्सपोर्ट जो है ना वो डिक्लेरेशन यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। एक्सपोर्ट वैल्यूज़ कैन बी देन इम्पोर्टेड टू अदर। अच्छा, हम इम्पोर्ट का यूज़ क्यों करते हैं? जिस हमें ना कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो कीवर्ड्स हैं। इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि हमने एक्सपोर्ट करा, एक एक्सपोर्ट करा हमने लेट, लेट नाम से name1 और name2। तो मैंने एक्सपोर्ट करा मतलब मैंने कहीं भेजा, किसी फाइल में भेजा। और अगर मुझे इसको यूज़ करना है, बहुत तरीके के हैं ये, मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ कि ये एक एक वैल्यू में उसको रिट्रीव कर सकता हूँ। फंक्शंस तक को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, क्लास को वगैरह। तो ये एक्सपोर्ट को लिस्ट भी को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है बस यही चीज़ लेनी चाहिए। इसका सिंटैक्स आएगा अभी। एक्सपोर्ट करा मैंने ये सारी चीज़ें। और इंपोर्ट किस तरीके से होता है? अगर इंपोर्ट की बात करें, ये इंपोर्ट होता है हमारा यूज टू इंपोर्ट रीड ओनली लाइव्स बाइंडिंग विच आर एक्सपोर्टेड बाय अनदर मॉड्यूल। जो भी मॉड्यूल से हमारी और ये इंपोर्ट हम इस तरीके से करते हैं। जैसे ये जो है ना, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला था, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो था। इसके अंदर हमने ये स्टार लगा दिया एज नेम। ओके, इसमें हमने सीधा मॉड्यूल का नाम लिख दिया। और ये ब्रैकेट हमने इसके लिए लगाए हैं क्योंकि जिसमें हमने लेट वेर कॉन्स्ट लगाया था, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं उसके अंदर जो डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से ये लेटर कॉन्स्ट का चलता है खेल एक्सपोर्ट वैल्यूज़ का। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट्स में हम डिफ़ॉल्ट एक ही चीज़, डिफ़ॉल्ट एक ही होगा। बट कॉन्स्ट में अगर हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे तो बहुत बहुत सारे बना सकते हैं। अब राइटिंग मार्कअप विद JSX किस तरीके से? जब मार्कअप सिंटैक्स जो हमने देखा था वो JSX था और इट इज़ ऑप्शनल, कि हम ये यूज़ कर भी सकते हैं बट नहीं, बट हम करते हैं क्योंकि मोस्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं JSX का फॉर कन्वीनियंस। सारे टूल जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, और द टूल्स वी रिकमेंड फॉर लोकल डेवलपमेंट सपोर्ट JSX आउट ऑफ द बॉक्स। कौन से जो टूल्स हैं ये रिकमेंड करते हैं? अभी जो आएंगे, अभी यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है, डिज़ाइन फ्रॉम द स्टार्ट, ग्रेजुअल अडोप्शन, यू कैन यूज़ अ लिटल और मच एज रिएक्ट यू वांट, whether you want to get a taste of React or add interactivity with HTML pages. Start a complex React powered app. अच्छा, ट्राई रिएक्ट, इस तरीके से हम रिएक्ट को ट्राई करेंगे. यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग टू प्ले विद रिएक्ट. ट्राई एडिटिंग दिस सैंड बॉक्स. हाँ, सैंड बॉक्स के अंदर भी, बट मुझे अभी नहीं करना. तो यू कैन एडिट इट डायरेक्टली, ये फोक कर सकते हैं बटन को वगैरह. बहुत सारे इसने सपोर्ट भी दे दिया हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए. ट्राई लोकली, HTML का इसने पूरा वो दे दिया है पेज. कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है. स्टार्ट करना है हमें न्यू न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो इस पे आएंगे हम. अभी आएंगे, पहले क्विक स्टार्ट का गाइड ही ले लें. तो ये मार्कअप लैंग्वेज देख ली, JSX में लिखी जाती है. और ये जो है ना, ये स्ट्रिक्ट होती है HTML से. तो इसके अंदर हमें जो टैग है ना हमारा, BR टैग है, तो इस तरीके से एक क्लोज टैग लगाना पड़ेगा लाइक. और कंपोनेंट आल्सो कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल JSX. जैसे ये चीज़ है ना, ये जो क्लोज वाले बना रखे हैं, ये बनाने पड़ेंगे, ये रैप अप करने पड़ेंगे. या तो तुम डिव बना लो, या ये कर लो एम्प्टी रैपर लगा दो. बट यू हैव टू रैप देम डाउन. और एक ही पेरेंट होगा इसके अंदर, ये बताया नहीं है. हाँ, ये तरह यू हैव टू रैप देम इनटू अ शेयर्ड पेरेंट. शेयर्ड पेरेंट एक ही होना चाहिए, उसमें ही तुम इतने सारे लगा सकते हो. इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ HTML टू पोर्ट टू JSX, हम यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, लॉट ऑफ HTML टू पोर्ट टू JSX हम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन कन्वर्टर. ओके, ये डार्क मोड में नहीं हो सकता क्या? ओहो, ये तो अच्छा है. वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था. तो हमारा ये जो कोड है ना, जैसे इसके अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ. तो मेरे पास अगर बहुत सारा मेरा कोड है जो HTML के अंदर है, जो ऑब्वियसली होएगा अगर तुम कोई चीज़ यूज़ करोगे ना. बटन कंपोनेंट नहीं होगा मेरा. यहाँ मैं अपना HTML का पूरा कोड लिखूंगा. जैसे इसके अंदर देख सकते हो, ये जो क्लास है ना, क्लास लिखा है, यहाँ क्लास नेम लिखा हुआ है. यहाँ लेबल में 4 लिखा हुआ है. यहाँ लेबल में HTML4 लिखा हुआ है. तो ये जो सिंटैक्स है ये JSX है, और ये जो सिंटैक्स है ये HTML है. इट्स इंटरेस्टिंग ब्रो. इसको तो एक तरह से स्टोर कर लो. कर लिया स्टोर. तो इतनी सारी चीज़ें पता चलती है हमें नई नई, कि हम सारे HTML कोड को जो भी हमने लिखा है किसी और प्रोजेक्ट का हमारा, तो हम उसको JSX में कन्वर्ट कर सकते हैं. एडिंग स्टाइल किस तरीके से करते हैं, क्लास नेम यूज़ करते हैं, और इट वर्क द सेम वे एज HTML क्लास एट्रीब्यूट्स. ठीक है. और इसके अंदर हम CSS के रूल्स भी लगा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं CSS को. फाइल होती है. अब जो रिएक्ट है ना, वो डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ यू कैन ऐड CSS. इन द सिंपलर वे, you will add link tag to your HTML file. If you use build tool or framework, consult its documentation to learn how to add CSS in it. अभी तुम्हें HTML में तो हम नॉर्मली कर देते थे कि लिंक टैग लगा देते थे ना, ये सारा पूरा, तो इससे आ जाता था. पर रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी अभी. डिस्प्ले डेटा किस तरीके से होगा, रिटर्न के अंदर ये ऐसे लगाया, और ये करली ब्रेसेस के अंदर इसको डिस्प्ले करना है हमें यूज़र का नेम. तो हम पुट कर देंगे जो JSX लेट यू पुट मार्कअप इनटू जावास्क्रिप्ट, और करली ब्रेसेस लगा देंगे लेट अस एस्केप बैक इनटू जावास्क्रिप्ट सो दैट यू कैन एम्बेड सम वेरिएबल्स. इस तरीके से. अब इसका यूज़ केस, यू कैन ऑल्सो एस्केप इनटू जावास्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल, जो हमारा क्लास नेम है एवेटार नाम से हमारा क्लास नेम है, इसमें पास कर दिया हमने ये, और स्ट्रिंग एज अ रिएक्ट क्लास. इसके अंदर सोर्स के अंदर हमने ये दे दिया, सोर्स के अंदर हमने URL दे दिया उसका, और रीड कर लिया इसको.
अब ये होगा कैसे, हमारा ये पूरा यूज़र बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इमेज यूआरएल के अंदर ये पूरा यूआरएल दे दिया इमेज का। ये हमारी कोई इमेज होएगी, भाड़ में जाए, कोई हमारी इमेज है और उसका साइज़ है। तो इसको हमने, इसमें हमने वो कैसे लगाया, डिस्प्ले डेटा किस तरीके से करा इसका। जो यूज़र है ना, यूज़र हमारा नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट नेम, तो ये हेडी लैमर आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ H1 के अंदर। और फिर इमेज के अंदर सोर्स के अंदर हमने यूआरएल दिया था, यूज़र डॉट यूआरएल, तो इसको इसकी जगह ये पूरा यूआरएल छप जाएगा। और एल्ट के अंदर हमने ये वाला लिख दिया कि इसका साइज़ क्या है, नहीं यूज़र का नाम लिख दिया हमने। और उसके बाद स्टाइल के अंदर ऐसे इस तरीके से ये सारा हमारा फॉर्मेट चल रहा है। तो ये सारा इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा। इन द अबव एग्जांपल हमने स्टाइल डैश डैश इज नॉट अ स्पेशल सिंटैक्स बट अ रेगुलर, अच्छा, object inside a class versus you can use style attribute when your styles depend on the javascript variable। हमने इस तरीके से यूज़ करा था ये स्टाइल को, तो इसके अंदर इस तरीके से ही यूज़ होता है ये स्पेशल सिंटैक्स नहीं है, ये रेगुलर हमारा ये है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ये रिएक्ट के अंदर। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, कंडीशनल रेंडरिंग मतलब देर इज़ नो स्पेशल सिंटेक्स फॉर राइटिंग कंडीशंस, इंस्टेड यू विल यूज सेम टेक्निक व्हेन यू यूज एज यू यूज व्हेन राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन जो होती है, कंडीशनल पता है तुम्हें, कंडीशनल रेंडरिंग कि इसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी इफ एल्स, अगर हमारा लॉगिन होगा तो एडमिन पैनल दिखेगा, नहीं होगा तो लॉगिन पैनल दिखेगा, कंटेंट सारा। और फिर इस कंटेंट को इस तरीके से लिखा दिया। ब्रिलियंट। बहुत सारी चीज़ें मुझे नई नई बार चल रही हैं क्योंकि मैं अभी अभी रिएक्ट ही सीख रहा था ना। तो मैंने ये लेट कंटेंट नाम का ये एक तरह से वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर इफ़ इज़ लॉग्ड इन बना दिया। और फिर ये इस तरीके से कंपोनेंट को मैंने भाई साहब रेंडर करवा दिया। तो अगर हमारा लॉगिन होगा तो ये मेरा पूरा रेंडर हो जाएगा उस पेज पे, पूरे डिव में ना, ये वाला कंपोनेंट मेरा जो भी मैंने बनाया होगा वो सारा रेंडर हो जाएगा। और नहीं होगा ये तो हमारा, और इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी बोल सकते हैं उसको। इससे और कॉम्पैक्ट हो जाता है ये हमारा सिस्टम, कि ये जो सारा कोड है ना, जैसे इज़ लॉग्ड इन, अगर इज़ लॉगिन है तो एडमिन पैनल दिखा दो, अगर नहीं है तो लॉगिन फॉर्म दिखा दो। ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज़। तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, इसमें देख सकते हो इस तरीके से कि इज़ मेंबर है, अगर इज़ मेंबर है तो $2, अगर नहीं है तो $10, कि अगर ये ट्रू है तो हमारा $2 दिखा देगा, फॉल्स है तो ये, अगर नल है तो भी हमारा $10 ही आएगा। दैट्स गुड। इफ़ यू डोंट नीड द एल्स ब्रांच यू कैन ऑल्सो यूज़ द शॉर्टर लॉजिकल, भाई साहब देखियो। अच्छा, हमारी एल्स ब्रांच नहीं होगी, अगर हमारी ये चीज़ नहीं है, अगर हमें ये वाला कंपोनेंट नहीं दिखाना, तो हम इज़ लॉग इन एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, उसके साथ हम ये लिख देंगे सीधा उसका कंपोनेंट। तो ये और शॉर्टर हो गया हमारा सिंटैक्स, कि हमारा एल्स कोई ब्रांच ही नहीं है कि मुझे या तो ये दिखाना है या ये, ऐसा नहीं है कुछ, मुझे एक ही चीज़ दिखानी है बेस्ड अपॉन की लॉगिन है या नहीं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको। लॉजिकल एंड सिंटैक्स हमारा, जो लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन होती है ना, वो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है एक तरह से, जो हमारा ईच ऑपरेटर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड टू बुलियन। वन कन्वर्जन अगर फाउंड एज फॉल्स, एंड ऑपरेटर जो है वो स्टॉप कर देगा वगैरह। तो इसके अंदर ये समझ आ गया ना कि हमने ये वाला फंक्शन बनाया, ये वाला फंक्शन बनाया, इसको
हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, इसको ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे कंसोल लॉग के अंदर हमने ये करा, तो हमारा लॉग्स होगा कॉल्ड ए, हमारा ए होगा। अच्छा, टू द कंसोल ड्यू टू कॉल फॉर फंक्शन ए एंड इवेल्युएट्स टू फॉल्स, एंड हमारा इवेल्युएट हो जाएगा फॉल्स में। ओके, देन जो फॉल्स है इज लॉग टू द कंसोल, फिर हमारा फॉल्स जो है वो लॉग हो जाएगा कंसोल पे। ये हम देख सकते हैं वैसे। क्योंकि ये तो सिंपल JSX ही है ना, जावास्क्रिप्ट ही है ना, इसमें कुछ बड़ी बात थोड़ी है। फॉल्स आया, पहले हमारा कोल्ड ए हुआ, फिर हमारा फॉल्स आया। मतलब सबसे पहले हमारा इवेलुएट हुआ ए फंक्शन, ए फंक्शन जैसे ही इवेलुएट हुआ, हमारा जो कंसोल लॉग के अंदर था वो स्टेटमेंट चल गया। उसके बाद इसने पूरा रिजल्ट ये करा, रिजल्ट में क्या था, फॉल्स था, तो इस पूरे को इवेलुएट करा, फिर फॉल्स दे दिया। दैट्स हाउ। और द एंड ऑपरेटर जो होता है ना, वो शॉर्ट सर्किट हेयर एंड इग्नोर फंक्शन बी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि हमारा फॉल्स आया रिटर्न के अंदर। व्हाट इफ आई से ट्रू, अगर मैं ट्रू बोलता है इसको, तो ये मेरा कंट्रोल ए करा इसने, पहले हमारा ये इवेलुएट हुआ, इसके बाद ये ट्रू देखा इसने, ये रिटर्न ट्रू नहीं हुआ है क्योंकि अभी ट्रू चल रहा है अभी। उसके बाद मेरा इवेलुएट हुआ कॉल्ड बी, उसके बाद इसने रिटर्न करा। इसके अंदर मैं ये लगा रहा हूँ, हाउ इज दिस बीइंग कैलकुलेटेड, टेल मी। मेरा कॉल हुआ ए फंक्शन, ए फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। इसके अंदर मेरा कॉल होके ये कंसोल लॉग आ गया और रिजल्ट में ट्रू आया। अब इवेलुएट करना है हमें ये चीज़, ठीक है। अभी रिजल्ट में ट्रू आया है बट मेरा पूरा इवेलुएट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अगर फॉल्स होता तो हमारा सीधा इवेलुएट हो जाता। सिंस जो ए है फंक्शन वो ट्रू है, तभी ये कॉल करेगा बी को, तो बी कॉल हो गया और ये ट्रू आ गया। अब लॉजिकल एंड जो होता है ना, अगर ट्रू ट्रू हो हमारा, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके, अब मुझे थोड़ा फंडा समझ आया इसका। प्रिंट करेगा ट्रू। अगर मैंने ये फॉल्स लिखा था ना, मतलब फॉल्स जब लिखा था, इससे ही पूछ लेता हूँ। व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि एंड में ही हमारा आता है, तो हमारा फॉल्स ट्रू तो फॉल्स होता है ना, इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट करा था लास्ट में। इसने इसने हाँ, अब समझ आया, पूरा सही है। पहले इसने ये कॉल करा, हाँ बस आ गया अब समझ। यू कैन चेक इट आउट, पॉज करके समझना इसको किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्किंग चल रही है। मैंने ये बना दिया, मेरी बुद्धि में लग गया ये काम। सबसे पहले ये इसके अंदर जो कंटेंट है ना उसको लॉक करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी सिचुएशन क्या है। अगर यहाँ पहले ही फॉल्स आ गया तो वो कट जाएगा,
कि आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो फॉल्स है ना, देन फॉल्स इज लॉग्ड टू द कंसोल और ख़त्म फंक्शन, इसलिए शॉर्ट सर्किट फंक्शन बोलते हैं। अगर हमने फॉल्स लगा दी कंडीशन तो नहीं होगा। और ऑल दिस अप्रोचेज इफ एल्स यूज़ कर रही हैं। अब ये हमारा रेंडरिंग लिस्ट किस तरीके से रेंडर हो रही है लिस्ट, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया है, एरे मैप भी बोल सकते हैं इसको। अब हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फॉर लूप का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इसको रेंडर करने के लिए। जैसे सपोज़ ये हमारा एग्जांपल है, तो इनसाइड ऑफ कंपोनेंट, कहाँ गया, इनसाइड ऑफ कंपोनेंट मैप का यूज़ करेंगे हम, मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एरे ऑफ प्रोडक्ट में। तो हमने क्या करा है, ये इसमें ये लिस्ट आइटम बनाया हमने, और प्रोडक्ट्स यही था, डॉट मैप लगाया, और एक हर एक वैल्यू को, जैसे ये पूरा जो है ये प्रोडक्ट के अंदर सम्मिलित हो गया है। और फिर हमने एल आई बना दिया एक की, हमारा एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, अगर मिसिंग की होगी तो हमारे कंसोल लॉग के एरर आता है। तो इसके अंदर कोई आईडी होनी चाहिए उसका यूनिक एट्रीब्यूट, कि इस पूरे हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है यूनिक एट्रीब्यूट। तो हमने की ये डाल दी, उसके बाद हमने उसका जो टाइटल था वो हमने रेंडर करवा लिया। हमने रेंडरिंग नहीं समझा था। नाउ नोटिस एल जो है ना हैज़ अ की एट्रीब्यूट, फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट यू मस्ट पास अ स्ट्रिंग और द नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उस आइटम को अमंग द सिबलिंग। और यूजुअली जो की होती है ना वो कमिंग फ्रॉम द डेटा सच एज डेटाबेस आईडी। जो डेटाबेस आईडी होती है, जैसे हमने मोंगोज स्कीमा बनाया तो उसके अंदर जो आईडी होती है वो हमारी की है एक तरह से। तो रिएक्ट जो होता है ना यूज़ करता है की को टू नो व्हाट हैपन्स इफ़ यू लेटर इंसर्ट डिलीट और रीऑर्डर द आइटम। इसकी वजह से हमारी की ज़रूरी है। अब इसके अंदर ना मैंने बहुत सारे टर्म्स बता दिए तुम्हें, अब तुम इस तरीके से कंज्यूम करोगे इसको और कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं करोगे इसकी तो पंगा हो जाएगा ना। तो तुम यू कैन पॉज इट, यू कैन रिवाइज वट एवर आई सेड, खुद समझने की कोशिश करो, या इस पूरी वीडियो को ही छोड़ दो। और तुम्हें अगर समझ आ गया हो ना किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, जिस तरीके से चैट जीपीटी पे जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो खुद करो ये चीज़ें, ठीक है। बस इसने इसने ये जो टर्नरी ऑपरेटर बताया था वो भी यूज़ करा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैपिंग कर दी इसने तो इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया स्ट्रक्चर को सारी चीज़ें यूज़ करते हुए। ये इसने फंक्शन बनाया स्टॉपिंग लिस्ट का। तो मुझे एक तरह से फंडा समझ आ गया सारा। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अभी पूरा ये जो है ना पूरा कर लेते हैं पहले। अभी ये मैं खुद बनाऊंगा फिर। इसमें मैंने मैजेंटा कर दिया। अगर मेरा फ्रूट, ओके, तो ये इस फ्रूट के अंदर मैंने फॉल्स लगा दी थी कंडीशनल रेंडरिंग से, तो इसने स्टाइलिंग के अंदर इसको मैजेंटा दे दिया था और यहाँ डार्क ग्रीन दे दिया था। तो ये इसका कलर चेंज हो गया लास्ट वाले का, क्योंकि इसमें मैंने अलग करे हुए थे, स्टेटमेंट्स अलग लिखी हुई थी। तो इसको समझो, इसमें क्या है, लिस्ट लिया हुआ है और स्टाइल के अंदर जो कलर वाला एट्रीब्यूट था ना उसके अंदर मैजेंटा दे दिया है और डार्क ग्रीन दे दिया है। तो अगर इस फ्रूट मेरा जब भी ट्रू लिखा आएगा तो वो मैजेंटा में हो जाएगा, और अगर फॉल्स लिखा आएगा तो डार्क ग्रीन। तो जो इस फ्रूट है, जो हमारा एप्पल है, वो हमारा फ्रूट है ना, इसकी वजह से ये मैजेंटा में आया। हाँ, तो वही बात हो गई। और फिर ये जो पूरा लिस्ट आइटम था ये हमने मैप करवाया था ना इस तरीके से, तो हम ये वाला लिस्ट आइटम यहाँ दिखा सकते हैं फिर। बढ़िया। अब रिस्पॉन्ड करते हैं हम इवेंट से किस तरीके से। यू कैन रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स बाय डिक्लेयरिंग इवेंट हैंडलर्स। हम एक इवेंट हैंडलर फंक्शन बना सकते हैं हमारा, जिसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ को क्लिक कर रहे हैं, जैसे बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा अलर्ट आना चाहिए। तो हमने इस तरीके से बनाया, ऑन क्लिक के अंदर वो फंक्शन का नाम डाल देंगे। बढ़िया। और नोटिस करेंगे ऑन क्लिक फंक्शन ये हैज़ नो पैरेंथेसिस एट द एंड, कोई पैरेंथेसिस नहीं है इसका एट द एंड। इस तरीके से होता है। डू नॉट कॉल द इवेंट हैंडलर फंक्शन, यू ओनली नीड टू पास इट डाउन।
ओके, रिएक्ट विल कॉल योर इवेंट हैंडलर व्हेन द यूज़र क्लिक्स द बटन। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको कोई पैरेंथेसिस इसके अंदर है नहीं, ऐसे ऐसे हम जो लगाते थे। और अपडेट किस तरीके से होती है स्क्रीन, ऑफ्टन यू विल वांट टू यूज़ द कंपोनेंट टू रिमेंबर सम इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट। उसके लिए हम यूज़ स्टेट का प्रयोग करते हैं। अब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो अब तक जो समझा है ना उसके बेसिस पे मैं एक छोटू सा प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा अब, ठीक है। अब आई वाना वर्क टू इट टुवर्ड्स इट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, अभी रैंडमली सोचा है, अभी मैंने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। मैंने नेस्ट करना देख लिया, तो प्रोजेक्ट को नेस्ट करते हैं, ठीक है। और मार्कअप और स्टाइलिंग किस तरीके से होती है, अभी मैं टेलविंड सीएसएस नहीं लगाऊंगा, स्टाइल के बेसिस पे उसको रेंडर करने की। अब डिस्प्ले किस तरीके से हो रहे हैं हमारे डेटा, पहले ये दोनों चीज़ें करते हैं किस तरीके से हो रही है ये, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना ऐप, इसको पूरा क्लियर करो। RAFC, ये करा, ये हमारा आ गया। ये कैसे आया, एक एक्सटेंशन है रिएक्ट का, तो सिंपल रिएक्ट होगा नाम से, सिंपल रिएक्ट नाम से भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। रिएक्ट ES7 रिएक्ट, ये वाला भी है। तो इन दोनों से ये शॉर्टकट की हमारी बन जाती है। तो ये बनाया मैंने, और मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस को हटा दिया सारा, ऐप डॉट सी एस एस भी हटा दी, मुझे स्टाइलिंग पसंद नहीं है इसकी। और फिर मैं यहाँ गया, अभी रुको, अभी तो मैं दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। npm रन डेव से मैंने ये रन करा, और ये ओपन जैसे ही करा ना मैंने, सो यू कैन सी कि ऐप लिखा आ रहा है, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि मुझे कुछ नहीं आता रिएक्ट के अंदर, इस तरीके से कर रहा हूँ मैं। और अब ना मैं क्या करूँगा, इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर होता है हमारा, कि मैं कंपोनेंट में जाऊँगा और कंपोनेंट्स लिख दूँगा, कंपोनेंट्स, ये हमारा कंपोनेंट स्ट्रक्चर होगा। अभी इस तरीके से यूज़ हुआ नहीं था इसके अंदर, इसने सीधा ही यूज़ कर दिया था। तो सीधा यूज़ करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन किस नाम का बनाऊँ, बटन नाम का बना दिया फंक्शन। अब याद रखना, तो मैं फंक्शन बना नहीं रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कंपोनेंट, तो उसका पहला लेटर जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए ना। तो इस तरीके से ये रिटर्न करेगा कुछ, क्या रिटर्न करेगा, एक बटन। बटन उसका जो आर्गुमेंट है, प्रॉप्स है, वो इस तरीके से मैं पास करूँ नहीं करूँ, भाड़ में जाएगी, क्लिक मी, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से बनाया है, और हाउ आई एम गोना यूज़ इट, बस यहाँ करना है इस तरीके से। ये मेरा एक बटन कंपोनेंट बन गया। और अगर इसको मैं देखूंगा ना उसके अंदर, तो हमारा क्लिक मी नाम से एक बटन कंपोनेंट बन गया। दैट्स हाउ वी मेक अ कंपोनेंट हेयर। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हुए जल्दी जल्दी, क्या बनाना है हमें, डेटा देना है। डेटा, डेटा में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल, यश, डिस्क्रिप्शन, ही इज झुन्नू लाल। तो ये ऐसे लगाया। अब मैंने इसको यूज़ नहीं कराया अभी, ठीक है। यूज़ किस प्रकार से करूँगा मैं यहाँ लगाऊंगा डेटा। इसमें एरर इस तरीके से आता ही है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ थोड़ी यूज़ करना है, यहाँ यूज़ करना है। तो अब लेट मी सी हाउ आई कैन डू इट। टाइटल आ गया। अब ऊपर मेरा टाइटल आना चाहिए, डेटा डॉट टाइटल यश लिखा आना चाहिए, ठीक है। ओके, और जैसे ही मैं उसको बटन को क्लिक करूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन में ये लिखा आना चाहिए अलर्ट नाम से, अलर्ट से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यश आ गया ये। अब ये नीचे कैसे होगा, एक BR टैग भी तो
पढ़ा था ना हमने, बी आर टैग से नीचे हो गया वो। अब ये जो वाइट वाइट है, ये मज़ा नहीं आ रहा ना इसमें। अब इसको बॉडी लेके जाओ, बॉडी पे बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक कर दो, लेट्स इट। और वो जो था कलर वाइट कर दो। अब ये बेटर हो जाएगा थोड़ा। बेटर काहे नहीं हो रही हो, क्योंकि अभी ये मैंने ऐप वाला भी हटा दिया था ना इसके अंदर। हाँ, इसमें नहीं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर क्लिक भी करूँ ना मैं, तो अलर्ट आए ऊपर से। हाउ आई एम गोना डू इट? तो अब मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा। ये मैंने डेटा, ये मैंने रिट्रीव करना सीख लिया कि किस तरीके से ये बनाऊंगा मैं, इस तरीके से। और यहाँ से ये, अब मेरा ये वाला जो है ना, इसको मैं यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन ही बनाऊँगा, कंपोनेंट नहीं बनाऊँगा। फंक्शन में ऑन क्लिक ऑन क्लिक नहीं, हैंडल अलर्ट बोल दूँगा। इसको ऊपर करो डिक्लेयर, क्योंकि ये यूज़ करने वाला हूँ ना नीचे में। तो हैंडल अलर्ट के अंदर क्या देखना चाहिए, इसके अंदर रिटर्न वाला तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि JSX सिंटैक्स है। ज़रूरी नहीं है इतना, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, ये अलर्ट में मुझे ये देना है, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। देखते हैं आता है कि नहीं, सिंटेक्स देख लेंगे वरना। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। अगर सिंटेक्स की बात करें, इसमें कुछ गड़बड़ है। सिंटेक्स डॉक्यूमेंट से देखो, ना कि चैट जीपीटी से, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ हम देखेंगे, अलर्ट में हमने यूज़ करा था अलर्ट, और ये क्लिक में। अच्छा, सिंटेक्स इसका इस तरीके से होगा फिर। दैट्स व्हाट आई थिंक। इस तरीके से सिंटेक्स होगा इसका, ठीक है। मैंने इसके अंदर बटन एट्रीब्यूट के अंदर ऑन क्लिक लगाना है। बटन एट्रीब्यूट यहाँ तो है ही नहीं भाई, तो यहाँ लिखना है ना, इसके क्लिक के अंदर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर बस मुझे ये हैंडल वाला जो है ना, ये जो मैंने बनाया, बस इतना लिखना है। सो इज इट गोइंग टू वर्क, लेट्स चेक। ऑन क्लिक, और ये ही इज़ झुन्नू लाल, ठीक है। ये यार लिखा आ गया, अलर्ट आया ऊपर से, ओके कर दिया, क्लिक करा ये। तो हमने जो अभी पढ़ा वो समझ लिया। इसका सेंट वो जो है कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टाइलिंग, स्टाइलिंग में जाएंगे हम। स्टाइल, स्टाइल में विड्थ, विड्थ, इसका सिंटैक्स भी देखना पड़ेगा। इनर विड्थ, 200 पिक्सल नहीं है ये। लेट सीट्स, हमने स्टाइल के अंदर ना इस तरीके से दिया था। हाँ, फिर उसमें कलर एट्रीब्यूट दे दिया। दैट्स हाउ वी डिड। तो इस तरीके से देंगे, और वो एरर ख़त्म हो गया। अब एरर ख़त्म हो गया, अब कलर दे देंगे। क्या दें इसको बेचारे को, पिंकी बना दें इसको। लो भाई, तो ये थोड़ा थोड़ा पिंक आ गया, हमारा कलर लग गया इसमें। बढ़िया है ना।
तो इस तरीके से तुम कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो। ये था छोटा सा इसका एक ओवरव्यू। अभी और समझेंगे, अभी 1 घंटा ही हुआ होगा काइंड ऑफ। ठीक है, मैं 50 मिनट तक और समझाऊंगा। अब हम यूज स्टेट, अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया। हमने ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और कुछ ना जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, ये वाला सिंटैक्स, ये जो सिंटैक्स है ये बेहतरीन लगा मुझे। और ये वाला सिंटैक्स, दोनों ही अच्छे हैं ये। और मैं मैप कर सकता हूँ इस तरीके से, ये तो पता ही था। और एक वो साइट, ठीक है, उसको यहाँ डॉक्यूमेंट करो, सिंटैक्स। यहाँ मैंने बोल दिया कोड। तो नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ नोशन एज वेल। नोशन है एक, नोशन की वीडियो भी देख सकते हो, मैंने डाली हुई है, हाउ टू यूज़ इट। तो अब मैं इसमें डाल दूंगा क्या, सिंटैक्स असेंशियल्स। बढ़िया चीज़ है ये, इतनी सारी मस्त मस्त चीज़ें समझ आ गई। नाउ जस्ट लीव इट हेयर, जिससे तुम इन द फ्यूचर यूज़ कर सको। क्योंकि एकदम से याद नहीं आएगा ना कहाँ डॉक्यूमेंटेशन में थी वगैरह वगैरह। ये हमारा JSX है, JSX नहीं आती, जावास्क्रिप्ट तो आती है। तो ये बस इस तरीके से आ गया। इसको मैं बोलूँगा लॉग्ड इन। तो अगर मैं ये सर्च भी करूँगा ना तो मुझे सीधा दिख जाएगा, लॉग्ड इन नाम से कुछ था। रेंडरिंग कर दी इसमें, तगड़ी रेंडरिंग करी है ये नॉर्मली याद नहीं था मुझे। तो अब हम देखेंगे, अपडेट कर देंगे ना पेज को किस तरीके से। जो स्क्रीन अपडेट्स होती है ना, ऑफ्टन यू विल वांट योर कंपोनेंट टू रिमेंबर सम इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि कोई काउंट है ना, अगर मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं वो काउंट बदले मेरा, तो उसके लिए मुझे एक ऐड करनी पड़ेगी स्टेट। इसके लिए मैं इंपोर्ट करूँगा यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट। इसमें क्या होगा, एक स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा इनसाइड ए कंपोनेंट। ये हमारे स्टेट वेरिएबल बन जाएगा काउंट नाम से। करंट स्टेट जो है इसकी ये है, ये पूरा स्टेट वेरिएबल है। करंट स्टेट इसकी काउंट है। करंट ये स्टेट यहाँ भी लिखी हुई है 0। और ये फंक्शन, एक फंक्शन भी होता है सेट काउंट नाम का, जो इसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा इस वैल्यू को। तो ये फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है, नकली सा, बहुत बार बना चुका हूँ इसको, हैंडल करा। जैसे ही मैंने क्लिक करा ना, तो जो काउंट की वैल्यू है वो +1 हो गई। काउंट वेरिएबल यहाँ से लिया +1, तो जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, वो काउंट की वैल्यू चेंज होते रहेगी। और ये जो स्टेट वेरिएबल है ये मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको एक बार देखना, इसमें और समझाने वाला कुछ है नहीं। क्लिक करा, ये फंक्शन बना रखा था मैंने, फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन पास करा, इस तरीके से ही होगा। इसको तुम एकदम से यूज़ नहीं कर सकते, देयर इज सर्टेन syntax you have to follow in it. तो react will call your component function again, or this time the count will be 1 and then it will be 2 or so on. तो रेंडर करता है सेम कंपोनेंट को बार बार एंड गेट इट्स ऑन स्टेट। अब ये रेंडर जो कर रहा है ना, ये जो रेंडर कर रहा है ये पूरे कंपोनेंट को करता है। जब भी हमारा स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है, एट द मोमेंट वी चेंज आर स्टेट वेरिएबल, पूरी ये जो कंपोनेंट है माई बटन नाम से, पूरा कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है। मतलब पूरा कंपोनेंट हमारा स्क्रीन पे दोबारा आएगा, स्क्रीन पे दोबारा शो होगा। तो इफ़ यू रेंडर द सेम कंपोनेंट मल्टीपल टाइम्स, ईच विल गेट इट्स ऑन स्टेट और ईच बटन सेपरेटली। जैसे इतने बाई बटन लगा दिए हमने, माई बटन के अंदर 2 बटन लगा दिया और काउंटर करा अपडेट सेपरेटली, किस तरीके से हो रहा है ये।
तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ वाली वैल्यू चेंज होएगी, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ वाली वैल्यू चेंज होएगी। तो जो काउंटर है ना दैट अपडेट सेपरेटली। और नोटिस करना जो हाउ ईच बटन रिमेंबर्स इट्स ऑन स्टेट। बट मैंने कंपोनेंट तो एक ही बनाया था और मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ 2 बार। देखा तुमने इसके इसके अंदर ये 17 इसकी स्टेट ये पता है, इसको इसको 20 स्टेट पता है अपनी, इसको 14 स्टेट पता है अपनी। दैट्स हाउ द होल सिस्टम इज़ वर्किंग। ये जो कंपोनेंट है ना मेरा, ये रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। इसने ये बटन का स्टेट अलग से लगाया, ये बटन की स्टेट अलग से उसने स्टोर करी। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और ये इफ़ेक्ट नहीं करता अदर अदर हमारे बटन्स को। हमने यूजिंग हुक्स किस तरीके से, अगर स्टार्ट कर रही है ना कोई भी फंक्शन हमारा यूज से, तो वो हुक है। जैसे यूज स्टेट जो है, यूज स्टार्ट हुआ यूज से, तो ये हमारा हुक है। और ये बिल्ड इन हमारा हुक है प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट। ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है बिल्ड इन हुक्स। अदर बिल्ड इन होती हैं, यू कैन फाइंड आउट एपीआई रेफरेंस लेके। यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन हुक, कस्टम हुक्स भी होते हैं। और हुक्स आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन अदर फंक्शंस। ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये ओनली कॉल्स हुक्स जो है वो टॉप ऑफ द कंपोनेंट ही हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और if you want to use state in a conditional loop, extract a new component and put it there। किस तरीके से शेयर डेटा हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स के बीच। तो इन प्रीवियस एग्जांपल हमारा जो ईच माई कंपोनेंट था ना, वो एक अपना इंडिपेंडेंट काउंट रख रहा था। एंड व्हेन ईच बटन क्लिक हो रहा था तो उसका जो कंपोनेंट था उसके अंदर स्टेट वेरिएबल जो था वो चेंज हो रहा था जब भी हम बटन को क्लिक कर रहे थे। तो माई ऐप है ये, इसके दो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे माई बटन नाम से। ये ऐप है माई ऐप। तो जैसे ही मैंने माई बटन को क्लिक करा उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। जो फर्स्ट माई बटन था उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। कितनी अच्छी डॉक्स है यार ये, आई लव इट। हाउएवर often you will need components to share data and always update together। बट कभी कभी इस तरीके से कंडीशन आ सकती है कि यू विल नीड कंपोनेंट्स टू शेयर डेटा और ऑलवेज उनको अपडेट करो एक साथ। टू मेक बोथ माई कंपोनेंट डिस्प्ले द सेम काउंट और अपडेट टुगेदर यू नीड टू मूव द स्टेट फ्रॉम द इंडिविजुअल बटन अपवर्ड टू द क्लोजेस्ट कंपोनेंट। अच्छा, इस तरीके से चलेगा। इसके अंदर जो इनिशियली था ना, जो माई ऐप कंपोनेंट था वो ज़ीरो था और ये पास डाउन हो गया था चिल्ड्रन पे। इसके अंदर हमने क्या करा था, तुम देख सकते हो। ये जो माई बटन बनाया था ना, इसके अंदर मैंने एक यूज स्टेट बनाया था, तो मैंने इसको स्टेट डाउन कर दिया था। मतलब जो हमारा मेन कंपोनेंट है उससे मैंने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाया था। बट व्हाट इफ़ आई से मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ ये जो चीज़ है दोनों बटन के अंदर, तो ये जो यूज स्टेट है ना मैं यहाँ यूज़ करूँगा ऐप कंपोनेंट के अंदर, जिससे जब भी मैं उसकी वेरिएबल चेंज करूँ वैल्यू, तो मेरे दोनों बटन के अंदर आए। अभी इसका यूज़ केस बताऊँगा किस तरीके से यूज़ हो रहा है ये। ऑन क्लिक अपडेट्स था। इसमें तो बहुत नकली इतना एक्सप्लेनेशन दे दी इसके अंदर। अब नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ खुद बनाते हैं किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं रफ सी। व्हाट आई एम गोना डू इज़ क्या करना है, यूज स्टेट बनाना है। यूज स्टेट ये किस तरीके से आया, यूज स्टेट जब मैंने लिखा ना तो लास्ट में तुम कंट्रोल और स्पेस भी दबा सकते हो और ओके दबा सकते हो, तो ये खुद आ जाएगा, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है ये। और अब कॉन्स्ट काउंट बनाना है, यूज़ काउंट। ठीक है, यूज़ काउंट ये बना दिया। अब इसके अंदर अगर नॉर्मल बटन बनाना है हमें ना विदाउट एनी कंपोनेंट, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से बनेगा ये कि अब बटन के अंदर क्लिक मी बोल दो। ठीक है, बटन के अंदर क्लिक मी बोल दिया मैंने और यहाँ मैं उसको दिखा दूंगा H1 टैग के अंदर।
h1 टैग के अंदर मैंने काउंट दिखा दिया। ये यूज स्टेट फंक्शन है। अब मैंने ये तो बना दिया। नॉर्मली अगर इसको देखा जाए तो क्लिक मी आ गया, क्लिक मी बटन आ गया, बट कोई वेरिएबल इसकी वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू ज़ीरो कर दूंगा मैं स्टार्टिंग में। जैसे ही इनिशियल वैल्यू ज़ीरो करूँगा तो यहाँ हमारा ज़ीरो लिखा आ जाएगा बड़ा बड़ा। इसकी वैल्यू 100 कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो वो आ जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू में। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम गोना डू इज़, इस बटन को जैसे ही क्लिक करूँ मैं, ये यूज़ स्टेट फंक्शन चलना चाहिए और काउंट की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा एक। फंक्शन से हैंडल क्लिक्स, ये बना दिया फंक्शन। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कुछ नहीं करना, बस यूज़ काउंट लिखना है। यूज़ काउंट के अंदर काउंट +1 कर देना है। यूज़ काउंट, ये यूज़ काउंट, यूज़ जो होते हैं ना वो हुक्स के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हमें सेट लगाना चाहिए एट्रीब्यूट, ना कि यूज़। तो यहाँ ये ज़ीरो थी। अब जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा ये पंगे लेते रहेगा। अब यहाँ ये ऑन क्लिक में लगाना है, ये बस हैंडल क्लिक हो गया, कुछ नहीं था और। जैसे मैं क्लिक में दबाऊंगा इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। बस इतना ही था। अब इसके अंदर पंगा क्या है, इस कंपोनेंट को अगर मुझे अब तोड़ना है, इसका चाइल्ड कंपोनेंट बना देता है। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ बनाऊँगा एक बटन नाम से, एक कंपोनेंट मेरा बना दिया मैंने, और रिटर्न में ये पास कर दिया। ठीक है। अब ये जो यूज़ हैंडल था ना, ये मेरा इसके अंदर था, तो यही करना है कि ये पूरे को मैं ले आया नीचे। अब प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगी हैं। बटन कंपोनेंट बन गया। अब यूज़ काउंट किस तरीके से लेके आऊँ मैं, ये परेशानी है। अभी वो वाले कॉन्सेप्ट में बताना नहीं चाह रहा, मैं नॉर्मली करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने यूज़ करा, और ये जो है मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए जो बटन है ना, बटन के अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ ऑन क्लिक नाम से। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं हैंडल हैंडल क्लिक कर सकता हूँ ये। ठीक है। इसको मैं प्रॉप्स क्लिक भी बोल सकता हूँ। ठीक है। और ये जो प्रॉप्स क्लिक है, अब मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा। ये प्रॉप्स क्लिक नाम से यहाँ पास कर दिया मैंने, और यहाँ ये वाला लिखना पड़ेगा अब नाम। क्यों करा मैंने ये, जिससे मैं यहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि ये जो बटन है ये टैग है हमारा, ये जो है ये कंपोनेंट है। तो इसको मैंने इस तरह से आर्गुमेंट पास कर दी, ये इसको प्रॉप्स बोलते हैं। तो प्रॉप्स को मैंने ऑन क्लिक के अंदर यूज़ कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, वही चीज़ होने लगी, बाय पासिंग डाउन द फंक्शन एंड द स्टेट वेरिएबल टू, दैट्स इट। अब इसके अंदर मुझे दो पास करने हैं ये, और ये जो है ना ये चीज़, इसके अंदर ऑन क्लिक तो मैंने पास करा था, मैं काउंट भी पास करना चाह रहा हूँ। मैंने काउंट भी पास कर दिया, काउंट नाम के ही वेरिएबल से। ठीक है। तो मेरा काउंट भी आ जाएगा, ऑन क्लिक काउंट। ये एरर बकवास ही आता ही है, मिसिंग प्रॉम्प्ट वगैरह। इसको शॉर्ट डॉक्यूमेंट देखता हूँ मैं, इसमें क्या है। डिसअलाउ मिसिंग प्रॉम्प्ट्स इन द ये रूल्स इनेबल रिकमेंडेड कॉन्फ़िग डिफाइनिंग टाइप्स फॉर component prompt improve reusability of your component by validating received data. It can warn other if you make a mistake by reusing the component with improper.
ओके। अच्छा, ये पल्ले पड़ा नहीं मेरे। अभी मिसिंग एट्रीब्यूट है हमारे, मैंने उसको डिसेबल कर दिया इससे कि कोई मुझे प्रॉप टाइप एरर ना दे। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने दो लगा दिया ना इसके अंदर, तो अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये दोनों हो रहे हैं, दोनों ही पास हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि मेरी जो स्टेट है वो ऐप कंपोनेंट में, पेरेंट कंपोनेंट में बनी हुई है। तो मैंने तुम्हें उल्टा तरीके से बता दिया कि इस तरीके से ये दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। बट अगर इंडिविजुअल स्टेट बनानी है कि जैसे ही मैं क्लिक में दबाऊँ तो क्लिक में चेंज होना चाहिए, ये वाला चेंज होना चाहिए अपना अलग, और ये वाला चेंज होना चाहिए अपना अलग, तो इसको पूरे को तुम यहाँ लेके जा सकते हो कि यही चीज़ें हैंडल हो रही हैं। जैसे ही बटन के अंदर क्लिक हो रहा है तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ। तो बटन कंपोनेंट के अंदर मुझे प्रॉम्प्ट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है अब। और ये आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो हैंडल क्लिक यहाँ, बस। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ऐप कंपोनेंट तो खाली हो गया। अब ये इस तरीके से आ गया, तो क्लिक में दबाऊंगा तो ये वाला ही होगा सिर्फ, यहाँ वाला क्लिक में दबाऊंगा तो यहाँ वाला होगा, क्योंकि ये मैंने स्टेट डाउन कर दी उसकी। जो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है ना, इसके अंदर ही हमारी स्टेट चल रही है। और एक हमारा इस ये भी होता है एक्सटेंशन कंपोनेंट नाम से। तो अगर इसमें देखोगे तुम, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना ये वाला, तो ये जो शाइनी मार रहा है तो इसका मतलब यही चीज़ हमारी रेंडर हो रही है बार बार स्क्रीन पे। ये वाला स्टेट हमारी कंपोनेंट हमारी हो रही है रेंडर, यहाँ करूँगा तो यहाँ वाली हो रही है, पूरा नहीं आ रहा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। कुछ बड़ी बात नहीं थी ये, छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर इम्पोर्टेंट। उसके बाद नाउ मूव स्टेट वगैरह पास कर देते हैं। अब देन द पास द स्टेट डाउन फ्रॉम द ऐप कंपोनेंट टू ईच माई button together with the shared click handler. You can pass information to the my component using JSX curly braces like you did in the previously in built-in tags. तो इस तरीके से मैंने यही चीज़ अप्लाई करी है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो पास डाउन हो जाती है यूजिंग प्रॉप्स, प्रॉप्स होती है ये। और मैंने जो इसके अंदर यूज़ करा है ना, ये जो चीज़ है ये प्रॉप्स है। प्रॉप्स क्या होते हैं? एक तरह से हमारे वो हो गए पैरामीटर्स हो गए। और नाउ जो ऐप कंपोनेंट है कंटेन कर देगा स्टेट और हैंडल क्लिक इवेंट हैंडलर्स, जो पास डाउन हो गए हैं बोथ प्रॉप्ट्स ऑफ द बटन। और फाइनली हम जब भी माई बटन को रीड करेंगे, माई कंपोनेंट टू रीड द प्रॉप्स यू हैव पास्ड, पेरेंट से पास हुए हैं ये, और यहाँ यूज़ कर लेंगे। व्हेन यू क्लिक ये फायर हो जाते हैं और ईच प्रॉप सेट हो जाता है, और द कोड इनसाइड ऑफ इट रन्स। जो कोड होता है हमारा कॉल हो जाता है सेट काउंट और इंक्रीमेंटिंग द काउंट वेरिएबल। और जो न्यू काउंट वैल्यू होती है ना हमारी, पास हो जाती है प्रॉम्प्ट्स पे टू ईच बटन। उस वो अलाउ करता है कि हमारी न्यू वैल्यू जो है वो बन जाए। तो इसमें इसने क्या करा है, जो हमारा स्टेट वेरिएबल है वो माई ऐप पे लगाए। तो माई ऐप पे लगाए तो वही बात होएगी, ये अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो दोनों क्लिक हो जाएंगे, टुगेदर चल रहा है ये वर्क। मैंने बस प्रॉम्प्ट से उसको पास कर दिया। इट मोर डिपेंड अपॉन तुमने स्टेट वेरिएबल बनाया क्या है, और फिर उसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट
प्रॉप तुम ऐसे पास करते रहोगे इन द चाइल्ड कंपोनेंट्स। ये प्रैक्टिस एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए है, ये प्रैक्टिस अच्छी है नहीं पर, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट ही हमारा पूरा री रेंडर हो रहा है, हमें रेंडरिंग कम करनी है ऑफ द होल कंपोनेंट। ये भी इसका गोल होता है रिएक्ट का। अब जो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर हम टिक टैक टो गेम बनाएंगे। चेक आउट द ट्यूटोरियल टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस एंड बिल्ड योर ओन मिनी ऐप। ये कैसा है टिक टैक टो, ब्रिलियंट। अब हम इस टिक टैक टो गेम को बनाने वाले हैं। अब ये बनाएंगे, पूरा आज कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा अजीब है, टाइम लेगा ये, बट वी विल कंप्लीट इट। उसके बाद थिंकिंग इन रिएक्ट चलेगा। मैं पूरा ओवरऑल ले लूँ व्यू कि मेरा ये क्विक स्टार्ट है एक तरह से, कि पहले मैंने टिक टैक टो गेम बनाना सीखा, फिर मैं थिंकिंग करूँगा कि रिएक्ट के अंदर थिंक कैसे करते हैं। ये जो मैंने इतने सारे JSX API एक तरह से बना ली, फिर इसको किस तरीके से ऐसे दिखेगी ये लुक लाइक दिस, तो ब्रेक डाउन किस तरीके से हम कंपोनेंट हायरार्की करते हैं। तो अब मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है किस तरीके से ये ब्रिलियंट डॉक्यूमेंटेशन मुझे प्रोवाइड की जा रही है रिएक्ट की मदद से, राइट। बिल्ड स्टैटिक वर्जन, बढ़िया है। pitfall at this point, you should not be using any state variable, that's for the next step। इस तरीके से स्टेप्स का ब्रेक डाउन। इंस्टॉलेशन किस तरीके से हो रही है, अभी ये सैंडबॉक्स में यूज़ करने को बोल रहे थे, फिर अपने सिस्टम पे किस तरीके से करोगे वो मैंने सीधा ही बता दिया तुम्हें। मैंने बंडलर का तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसमें अभी बंडलर का यूज़ ही नहीं आया। तुम रॉ तरीके से देख रहे हो कि रिएक्ट किस तरीके से रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बनता है सीडीएन की मदद से। यहाँ तुम ये वाली कमांड लगा रहे हो, तो डिफरेंस है। रीमिक्स का प्रयोग कर रहे हो, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, बहुत सारे होते हैं हमारे फ्रेमवर्क, एक तरह से हमें प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रक्चर। तो ये ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमारे रिएक्ट कैसे होएगी यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, अच्छे से करेंगे ये। अभी टिक टैक तो गेम बनाएंगे, लर्न रिएक्ट उसके यूआई को। ओके, दैट्स कूल। अभी क्विक स्टार्ट ही चल रहा है हमारा, लेट वी सी